अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नोवेल की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट। लंच के बाद सब लोग ट्रेनिंग्स की अगली क्लास में चले गए, जो कि आनिया के साथ थी। हीर दूसरी लाइन में इशाल और दारिका के साथ बैठ गई। फिर उसने सारी क्लास में नज़र घुमाई, जहाँ सब बच्चों के चहल पहल और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर उसकी नज़र हसाम, तालिया और नुबान लोगों के ग्रुप पर ठहर गई, जो आपस में बातचीत करते हुए मुस्कुरा रहे थे। भाड़ में जाए सब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सीधा रुख करके मुठ्ठियाँ भेजते हुए बोली थी। तभी आनिया क्लास में दाखिल हुई और आकर डाइस के सामने खड़ी हो गई। वेलकम एवरीवन टू माय क्लास। हमारे आज की क्लास मैथ के बारे में होगी, जिसमें आप लोगों को इक्वेशंस हल करने होंगे। आनिया के कहने पर क्लास में शोर शराबा होने लगा, जो कि उस सब्जेक्ट से नापसंदीदगी का हिसार था, मगर वो मुस्कुराते हुए इग्नोर करके वाइट बोर्ड पर कुछ मुख्तलिफ सवाल लिखने लगी। हीर शौक में उस खूबसूरत औरत को देखने लगी, जो कि अफान की वाइफ थी, और वो कितनी नरमी से उन सबसे डील कर रही थी। ओह माय गॉड, ये आयमा और आनिया जैसे इतनी खूब अच्छी और प्यारी औरतों ने वहाज और अफान जैसे ख़तरनाक बंदों से शादी क्यों की? शायद शदीद मोहब्बत की वजह से यही वही वजह होगी, वरना किसका दिमाग ख़राब है उन जैसे सड़े और खड़ूस लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने का। हीर आनिया की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में बोली, जो कि इक्वेशंस लिखने में मसरूफ़ थी। पक्का ये मोहब्बत ही है जो उनको आपस में जोड़े हुए है। वैसे भी वो कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। वो जेरे लब बोली। तभी आनिया सवाल लिखकर उन सब की जानिब मतवज्जो हुई। आप सबके पास 20 मिनट हैं इन सब सवालात को हल करने के लिए। उन्होंने वाइट बोर्ड की जानिब इशारा करते हुए कहा, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उनके कहते ही सब रजिस्टर और पेन निकाल कर सवाल हल करने लगे। हीर ने जब वाइट बोर्ड पर मौजूद सवाल देखे तो उसके लब धीरे से मुस्कुराने लगे, क्योंकि फाइनली उसके पास वो काम आया था जिसमें वो एक्सपर्ट थी। अब देखते हैं कौन कितना माहिर है इसमें। वो खुशी सोचकर जल्दी से वाइट बोर्ड पर मौजूद इक्वेशंस हल करने लगी। मैम, हो गए हैं हल, आप चेक कर लें। ठीक 6 मिनट के बाद हीर ने खड़े होते हुए कहा, तो सब अपना काम छोड़कर हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि मिस आनिया भी शौक में थी, मगर वो जल्दी खुद को कंपोज करके ओके स्वीटी, अपने वह जवाबात बताओ, देखते हैं कितने सही हैं। क्या आप उन्हें ऊंची पढ़ सकती हो? हीर उनकी आंखों में अपने लिए जवाबात ठीक होने का शक साफ देख सकती थी, मगर उसने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया और जवाबात बताने लगी। तीसरे का 3.856, y इज इक्वल टू 3.8568, x इज इक्वल टू 8.8569 एंड दूसरे का जवाब है y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9। पहली क्वेश्चन का जवाब है। इसी तरह उसने सब सवालों के जवाब बताए। सबके सब तो जसूस भरी नजरों से आने के बोलने का इंतजार करने लगे। वेरी गुड स्वीटी, सब लोगों के जवाब, सब सवालों के जवाब एकदम ठीक है। उन्होंने उसकी तरफ से देखते हुए फक्रिया लहजे में कहा, तो सारी क्लास उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। फाइनली मैं इन सब के दरम्यान अपनी जगह बनाने के लिए कामयाब हुई हूँ, बेशक फिर वो महज एक क्लास में ही क्यों ना हो। उसने मुस्कुराती आंखों से सोचकर हसाम की तरफ देखा, क्योंकि वो उसकी आंखों में भी खुद के लिए तारीफ देखना चाहती थी, मगर उस पर भी उस क्लास से बेगाना तालिया ऐसे बातों में मसरूफ़ देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी और दिल का एक टुकड़ा धीरे से टूट गया। उससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहते हुए जल्दी से खुद को संभाल कर कुर्सी से वापस बैठ कर, तुम ठीक हो? इशाल ने जब हीर के चेहरे को पीला सर्द पड़ते देखा तो परेशानी से पूछने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम अपने सवाल हल किए? उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट से जाते हुए पूछा, यार ये लास्ट दोनों पर फंस गई हूँ, हल ही नहीं हो रही, ये काफ़ी मुश्किल है। वो मुंह में बनाते हुए बोली, आओ मैं हेल्प करती हूँ। आखिरी क्वेश्चन को हल करने के लिए उसकी दोनों साइड्स को एक जैसी रकम से तफरीक देना होगा। वो उसके हाथ से पेंसिल पकड़कर हल करते हुए समझाने लगी। कुछ ही देर में शाल भी अपने तमाम सवालात हल कर चुकी थी। हीर चाहती थी आने का लेक्चर लंबा जाए, मगर वो जल्दी ख़त्म हो गया और फिर यावर उनकी क्लास लेने आया तो उसने आते ही बगैर कुछ कहे वाइट बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब हीर की नज़र वो बोर्ड के ऊपर लिखे अल्फाज से टकराई तो उसकी सांसें थमी। यू हैव टू बी किडिंग मी, दारिया एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। तो हीर होश की दुनिया में, मुझे लग रहा है हमारे ख़ानदान के आदमी पागल हो चुके हैं। लिखा हुआ था टॉर्चर। इशाल भी आहिस्ती से घुराए और क्योंकि वाइट बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में लफ्ज़ टॉर्चर लिखा हुआ था, उन्होंने लिखने के बाद अपना रुख क्लास की जानिब किया। हमारा पहला यूनिट और 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा। पहले चैप्टर्स में हम लोग टॉर्चर की तारीफ और उसे इंसानी लोगों पर सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया, यानी उसकी हिस्ट्री पर पढ़ेंगे, और दूसरे चैप्टर में हम लोग उसकी इकसाम और उनके दरमियान फ़र्क को पढ़ेंगे, और आखिर में तुम लोग समझ आया जाएगा तुम लोगों की सिचुएशन में कौन सा टॉर्चर सामने वाले बंदे पर करना पसंद करते हैं। और जो हमारा दूसरा यूनिट है वो थेरेस से मुतल्लिक होगा, उसकी हम असली ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उन्होंने
रोबदार लहजे में कहते हुए सबकी जानिब देखा तो हीर ने अपना थूक निकला, जबकि आसपास बाकी सब लोगों पर जोश लहजे में उनसे सवाल करने लगे। जबकि वो मुंह खोले उन्हें देखने लगे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे उसे ज़्यादा शौक किस बात का लग रहा था कि सामने खड़ा उसका प्रोफेसर इंसानी वजूद को टॉर्चर करने की बात कर रहा है, या उसके साइको क्लासमेट्स जो मुस्कुराती आंखों से लेक्चर सुन रहे थे। ओह मेरे खुदा, अभी आगे आगे क्या देखने को मिलेगा। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल करते हुए खुद से बोली। तभी उसका ध्यान वापस से यावर की बात करने खींचा, जो उन्हें पहली असाइनमेंट दे रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो इशाल और दारिया के साथ कैफेटेरिया में चली गई, ताकि वो लोग कुछ हल्का फुल्का सा खा लें, क्योंकि कुछ देर के ब्रेक के बाद इनका आखिरी सेशन था, जो कि शार्प के साथ था। हम लोग लाइब्रेरी कब जाएंगे ताकि वापा वाली असाइनमेंट पर वर्क कर सके। दारिया ने ऑरेंज जूस का सिप लेते हुए पूछा। वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारा अब्बा जी को ये टॉर्चर सिखाने का मशवरा किसने दिया। ईशान ने कहकर लगाते हुए कहा। मुझे लगता था सिर्फ अफान सर ही सामने वाले बंदे के रोंगटे खड़े कर देते, बट योर डैड इन हिज कामनेस मेड मी मोर ट्विस्टेड देन एनीवन एल्स। आज साहब बिफोर, हीर ने काफ़ी पीते हुए कहा, और सामने की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसे लगा शायद उन दोनों को उसकी बात का बुरा लगा है। आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, और ना ही उनको कुछ बुरा कहने का था। मैं बस उससे पहले अपने अल्फाज मुकम्मल करती हूँ। दोनों का कहका हवा में गुजरा, जिस पर वो परेशानी से उन्हें देखने लगी। फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देन आवर फैमिली एंड वी नो दे आर आवर फैमिली एंड वी नो हाउ मच देयर माइंड्स आर ट्विस्टेड। उन लोगों का सीधा लफ्ज़ हमेशा जलेबी जैसा होता है। ईशान ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। अच्छा ना, ये बताओ हम लोग कब लाइब्रेरी जाएंगे। तारिया ने खुद को काबू करके अपना पहला सवाल वापस से दोहराया। उस पल हसाम के फिटेरे में दाखिल हुआ तो हीर की सारी त्वचा से खींच ली, जैसे जिसके लेफ्ट साइड में रुबान था और राइट साइड में तालिया। उसकी बातों पर ऐसे मुस्कुरा था जैसे दुनिया की सबसे खास लड़की उसके लिए वही थी। और तकलीफ से अपने लब पर दांत रख के, तुम मेरा बहुत सबर आजमा रहे हो असाम, आई हेट यू सो मच। वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद करते हुए जेरी लपट पड़ाई, और उसे एहसास ही नहीं हुआ कब से इशारों से बात करने की कोशिश करी थी, मगर उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। हीर, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो वो आंखें खोलकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। हीर, क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं दे रही है। ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या तुम वापस अपना सवाल पूछोगी। वो खुद को संभालते हुए बोली। हीर, मैं यकीन से कह सकती हूँ यहाँ मौजूद सब लोगों ने सुन लिया होगा। तुम्हारा ध्यान किधर है। हीर के कुछ कहने से पहले दारिया ने अपनी उंगली करुख हसाम का टेबल की जानिब किया, तो शाल से लगती नहीं आंखों से उस टेबल पर मौजूद लोगों को देखने लगी। मैं इस बास्टर्ड को जान से मार दूंगी। तुम उसका फ़ोन सी हो, इस फालतू दारिया के साथ क्या कर रहा है। इशार टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोले, और कुर्सी से उठ गई ताकि उसका दिमाग ठिकाने लगा सके। इशाल, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। मैं उसकी फ़ोन ज़रूर हूँ, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ ही बैठे। उसकी एक पर्सनल लाइफ है, और यकीन तालिया उसकी बस अच्छी दोस्त होगी। वो उसे खींच कर वापस कुर्सी पर बैठाते हुए आहिस्ती से बोली, क्योंकि वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती थी। तुम क्या मजाक करी, उसकी कोई दोस्त नहीं है। वो जब भी वो उसे अपने पास आता देखता था, वो उसे ऐसे दूर भागता था जैसे वो कोई ख़तरनाक बीमारी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इस चुड़ैल के साथ इस वक्त कैसे बैठा, क्या कर रहा है। ईशान दांत पीसते हुए बोली। कोई बात नहीं ईशान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही ने मजबूत लहजे में कहा, जबकि उसका दिल और दिमाग चीख चीख कर कहने लगा। तुम्हें फ़र्क पड़ता है, वो कोई तुम्हारी फियांसी नहीं बल्कि शौहर है। मैं अभी के लिए सब जाने दे रही हूँ, लेकिन हसाम वजदान को इस चीज़ का हिसाब जल्द ही चुकाना होगा। इशाल ने ओहद करते हुए कहा। तो हीर का दिल इशाल की इतनी केयर मोहब्बत पर नरम पड़ने लगा। वो मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए मुस्कुराई, क्योंकि वो नहीं जानती थी वो इन कठोर लोगों में इतनी अच्छी दोस्तों ढूंढ पाएगी। उसे शरारत से इशाल के सामने उसकी चॉकलेट उठा रही। हे इट्स माइन, इशाल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अब ये मेरी है। उसने पैकेट खोलकर उसका बाइट लेकर चिढ़ाते हुए कहा। बेटा तैयार है ना, तुम्हारी चॉकलेट जल्दी चुराऊंगी मैं। ईशान ने उसे छेड़ते हुए कहा, और उसकी जानिब देखने लगी, जो बच्चों की तरह चॉकलेट खाते हुए अपने मुंह की साइड्स भी खराब करती। तुम दोनों मुझे क्यों भूल जाती हो, हमेशा मैं भी यहाँ हूँ। दारिया ने पाउडर बनाते हुए कहा। तो उन दोनों ने उसकी जानिब देखा। हम लोग अपनी क्यूट सी दोस्त और कज़न को कभी नहीं भूल सकते। इशाल कहकर कुर्सी से उठकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। हाँ बिल्कुल, हीर ने हामी भरी, और वो दोनों उसकी जानिब बढ़ गए। दारिया को अपने आस पास खतरा महसूस हुआ, और सच में अगले पल वही हुआ। वो दोनों उसे गुदगुदी कर रही थी, वो हंस कर पागल हो रही थी। शाम 5 बजे वो सब लोग शार्प की क्लास लेकर लेने चले गए थे, जो कि जिम एरिया में थी। जहाँ मशीनें, पंचिंग बैग, बारबेल्स, डम्बल्स एंड और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी। हीर गौर से जिम को देखने लगी, मगर जिसने उसकी सबसे ज़्यादा तवज्जो खींची थी वो वहाँ मौजूद रोबोट थे, जो बिल्कुल इंसान जैसे लग रहे थे। वो दिल ही दिल में बस दुआ करने लगी कि ये क्लास जल्दी खत्म से हो जाए और वो अपने कमरे में चली जाए, क्योंकि उसके वजूद के हर हिस्से में दर्द था। पहले दिल में नहीं होता था, आज वहाँ भी महसूस हो रहा था। हीर ने दाएं जानिब देखा, जहाँ साम दीवार के साथ पुश लगाए आंखें बंद किए खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर थकावट के असरात नुमाया थे। उसका शिद्दत से दिल चाहा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाई, क्योंकि उसके माथे पर ग्रेप बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
گرے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اس کے دل کو اس بات کا بھی سکون ہوا کہ تالی اس وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں حسام، ایک پل میں تم اتنا قریب ہوتے ہو، اتنی فکر کرتے ہو جیسے تمہارے لیے صرف میں ضروری ہوں، اور دوسرے پر ایک دم ڈارک اور سرد انسان بن جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی اس کی جانب شارب کی انٹری نے کھینچی کہ جو کہ آ کر روم کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ آج ہمارا پہلا دن ہے اس کیمپ میں، اور اس لیے میں سوچ رہا ہوں تھوڑے آسان کام سے شروعات کرتے ہیں۔ وہ مذہب کا خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سے جاتے ہوئے بولا۔ وہ جن نظروں سے سب کی جانب دیکھ رہا تھا، سب سکون سے سمجھ گئے تھے یہ آسان کیسا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ میں آپ سب کو سیلف ڈیفینس کرنا سکھاؤں گا، تو میں پہلے چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا جوڑوں میں سامنے آ کر فائٹ کرو، تاکہ پتہ چلے تم لوگوں کی مضبوطی اور کمزوری کیا ہے، تاکہ میں اس حساب سے ان فنگرز کی سپیڈ سیٹ کر سکوں کر سکوں جن کے ساتھ تم لوگوں پریکٹس کرو گے۔ کوئی سوال؟ اس سے کہہ کر سب کی جانب دیکھا۔ جب کوئی سوال نہیں آیا تو وہ مزید بولا، ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں پہلے کون سے دو لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ شارب کے بولنے پر دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ پلیز یہ مجھے نہ چنے حسام، میں اس کے ساتھ لڑوں گی۔ اس سے پہلے اپنے الفاظ مکمل کرتا شارب نے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر کمرے میں موجود سب لوگ اس کی طرف دہرے سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ حسام بھی دیوار سے ہٹ کر آبروز کھا کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ شارب کا کہکہ ہوا میں گونجا، کیونکہ وہ جانتا تھا حسام نے ضرور کچھ گڑبڑ کی ہے اور اس کی بہن بس اس کی کا بدلہ سر عام لینے والی ہے۔ حسام اور شال ابھی سینٹر میں، اسے حامی بھرتے ہوئے دونوں کو کمرے کے درمیان میں جانے کا اشارہ کیا۔ حسام سانس کھینچتا ہوا کمرے کے سینٹر میں چلا گیا، جہاں وہ اور شال ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ اشال نے حسام کے چہرے کی جانب وار کرنا چاہا، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا وار روک گیا۔ اشال نے بے شک جسمانی طور پر حسام سے کمزور تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کب اور کہاں کیسے سامنے والے کو پنچ مارنا اور کک کرنا ہے، اس لیے حسام اسے ہلکے میں نہیں لے رہا تھا۔ بے شک وہ اس پر وار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھ رہا تھا کہ اشال کے پنچ اسے نہ لگے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ایسا کیا کیا۔ اس کی کزن اس پر ناراض ہے، پر وہ جتنا اسے جانتا تھا اسے یقین تھا وہ جلد ہی جان جائے گا۔ ہیر ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی، جہاں اشال گھوم کر حسام کے پیٹ پر پنچ مارنے لگی، مگر حسام نے پھرتی سے پیچھے ہو کر اس کے پنچ کو اپنے ہاتھ سے روکا، جس پر اسے گھورنے لگی۔ وہ کافی دیر کوشش کرتی رہی، مگر کوئی بھی پنچ حسام کے وجود کو نہیں چھوا تھا۔ تبھی ہیر نے محسوس کیا کہ اشال نے حسام کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہا، جس کی وجہ سے اس کا دھیان بھٹکا اور اشال کا زور سے پنچ حسام کے پیٹ پر لگا، اور بھی وہ شوق سے نکلا بھی نہیں تھا۔ اس نے 3 مزید پنچ ایک ساتھ کافی طاقت سے مارے، جس کی وجہ سے وہ اپنا بیلنس نہیں رکھ پایا اور زمین پر گر گیا۔ وہ ناسمجھی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی، جہاں حسام حیرت جبکہ اشال سے لگتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نیچے کی جانب ہو کر اس کے کان کی طرف جھکی، اگر آئندہ تمہاری وجہ سے وہ تکلیف سے گزری تو حسام یقین کرو میرا یہ اگلا پنچ تمہارے اس خوبصورت چہرے پر ہوگا، سمجھ آیا؟ وہ آہستگی سے اس کے کان میں گھرائی اور اٹھ کے حسام میں جلدی سے ہوش میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور جس کی گولڈن بلوئش آنکھیں ڈارک اور سرد ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا اشال کی آواز اس کمرے میں گونجی، میں ہار مانتی ہوں۔ شارب نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے نام میں سر ہلایا اور پھر مسکرا دیا، چلو جی ہمیں ہمارا پہلا ونر مل گیا، جو کہ حسام وجدان ہے۔ اب یہ فائٹ چھوڑو اور سب اب ان فگرز کی جانب دیکھو جو کہ کلاس کے اینڈ میں موجود ہے۔ اس کی حکمیہ لہجے میں کہنے پر سب نے اس طرف دیکھا، جبکہ حسام دانت پیس کر رہ گیا، یہ تم دونوں میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ جبکہ وہ تاریکہ اور ہیر کے پاس پہنچتی تو داریا نے پوچھا، کچھ نہیں، مجھے بس اسے کچھ سبق سکھانا تھا، سکھا دیا، وہ کندھے چکاتے ہوئے بولی۔ تم نے ہار کیوں مانی؟ تم جیت سکتی تھی۔ اشال کے قریب آنے پر ہیر نے الجھتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں تھک چکی ہوں، مجھ میں مزید اتنی طاقت نہیں تھی کہ اگر میں اب کے بار حسام وار کرتا تو سیلف ڈیفینس نہیں کر پاتی، اس لیے اپنے چہرے کا نقشہ بگاڑنے سے اچھا تھا ہار مان لوں، بس وہی کیا۔ اشال کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ان روبوٹ کی جانب بڑھ گئے، جسے دیکھنے کو شارب نے بولا تھا، جبکہ ہیر کو یقین ہو گیا تھا یہاں کے لوگ انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں، جو کہ اب کیا کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ان روبوٹ کی جلد بالکل انسانی تھی، اس لیے ان کے ساتھ پریکٹس کے دوران ان کی جانب سے پڑتے پنچ سے ان لوگوں کو زیادہ درد نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہیر نے بہت انجوائے کرتے ہوئے اس پر پریکٹس کے دوران کافی کچھ سیکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو سیلف ڈیفینس سکھاؤں گا، تو جو میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں وہ تم لوگوں نے کبھی نہیں سیکھا ہو، اسے کہتے ہیں دی آئی کوچ اینڈ اٹس کنسیڈر ون آف دا بیسٹ ہینڈ ٹو ہینڈ کمباٹ مووز۔ شارب کے بولتے ہیر کی دھڑکنیں کچھ پل کے لیے ساپ ہو گئی، اس نے خود کے خوف پر قابو پانا چاہا، مگر وہ شارب کی باسکٹ سے پلاسٹک ہیڈز نکالتے ہی مزید بڑھ گئی۔ میں ان کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر رکھوں گا، تم لوگوں میں سے پہلے کون آ کر اس کی آنکھوں میں کو نکالے گا یا بالکل اسے توڑ دے گا؟ ان کی آنکھوں کی سٹرکچر بالکل انسانی آنکھوں جیسے ہے۔ شارب کے پوچھنے پر شاہ صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدم بڑھائے تو ہیر شوق سے اپنے بھائی کو اس کی جانب دیکھتا دیکھنے لگی، اس نے ابھی تک ایک بھی بات نہیں کی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، کیا سچ میں انسان ہے؟ کوئی بھی نارمل انسان یہ نہیں کر سکتا۔ وہ دل میں خوف سے بڑبڑائی، یہ انسان ضرور ہے مگر نارمل نہیں، پاگل ہے۔ اس کے دماغ نے ہلکی سی سرگوشی کی، جیسے شاہ صاحب نے اس پلاسٹک ہیڈ کی آنکھوں میں اپنی 2 انگلیاں دھنسائی، وہ کپکپاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے
अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली, लेकिन तभी उसने उसकी किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। तो उसने धीरे से आंखें खोलकर अपने पीछे देखा जहाँ हसाम खड़ा था। अपनी आंखें खोल कर ये देखो ताकि जब तुम्हारी बारी आए तुम आराम से कर सको, वो सुकून से बोला। तो उसने उसके हाथ को अपने कंधे से झटका। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे लोगों को उंगली से अंधा करना कोई आम बात है, वो तपे हुए लहजे में बोली, मगर उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर गया। तो नहीं, मेरे लिए आम बातें ही जानते हो मेरे लिए क्या आम बात है, वो कहकर उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखने लगा। जब मैं किसी की खोपड़ी को तोड़ता हूँ टूटता हुआ देखा या अपने हाथों से तोड़ूं, डार्क लहजे में उसकी कान में से आहिस्ती से बोला। तो हीर का पूरा वजूद डर से लड़ने लगा, क्योंकि वो उसे ऐसा बता रहा था जैसे किसी मौसम का हाल सुना रहा हो। हाँ, तो तुम बेहिस और बेरहम से ठहरे, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तभी उसने अपनी कमर पर उसकी मजीद सख्त उसने अपनी कमर पर उसकी गिरफ्त मजीद सख्त होती महसूस की। फिक्र मत करो, तुम्हें भी अपना जैसा बनाकर ही छोड़ूंगा, वो आंख मार कर कहता, उसका रुख सामने की जानिब करके जहाँ शाहजहां उस प्लास्टिक हेड से आंखों को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो देख रही थी। हीर जल्दी से अपनी आंखें वापस से बंद करके अपनी आंखें खोलो, सामने सर्द लहजे में हुक्म देता। वो एकदम उछली, लेकिन जैसे ही सामने चल रहे मंजर पर उसकी निगाह वापस से पड़ी तो उसने जांच आते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। सामने उसकी कलाई को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या अपने हाथ पर इतनी सख्त गिरफ्त महसूस करके उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोल दी, जो सुर्ख होती गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने ऐसा क्या किया जो लार्ड साहब को इतना गुस्सा आ गया। शायद बात ना माने पर वो खुद से सोचने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जिसके हर हुक्म की तकमील करूँ। उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुर्राया, मगर उस पर अपनी गिरफ्त पहले से ज़्यादा सख्त कर। गुलाम या बीवी हो, वट मेरा हुक्म मतलब कानून जैसी पास सारी लाजम है। वो उसकी कलाई को उसकी पुश्त की जानिब ले जाकर उसे खुद के मजीद करीब करके उसके कान में सरगोशी नुमा पर पुरतपिश लहजे में बोला, जिस पर उसे घूर कर रह गई। हाँ, तुम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो ना, जिसका हुक्म कानून भी मंच बन गया है। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, मुझे मज़ा आता है जब मैं कोई कानून या रोल तोड़ती हूँ। कसम से बहुत सुकून मिलता। फिर वो कानून मेरा शोहर बनाए या प्रेसिडेंट वट वो भी उसकी तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। वह बोला, मुझे अब कोई फ़र्क, मेरा बनाया हुआ कानून तोड़ता है तो मैं उसे सजा देते हुए ज़रा बराबर नहीं हिचकिचाता, इसलिए मेरे हुक्म की नाफरमानी करने से पहले 1000 बार सोचा। उसे गहरी आवाज़ में से वार्न करते हुए कहा, जिस पर हीर का दिल तेजी से धड़का। मेरा हाथ छोड़ो, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी, तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो खुद को संभाल कर दो टोक लहजे में बोली, एक शर्त पर छोड़ो, जब तुम सामने मौजूद लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखोगी और उसके बाद अपनी बारी पर अच्छे से करोगी। उसकी कलाई को छोड़कर कमर से पकड़ते हुए बोला। तो हीर ने जल्दी से उसकी सीने पर हाथ रखकर उन दोनों के दरमियान थोड़ा फासला पैदा किया, मगर उसके बावजूद उसे खुद के करीब कर गया। विल यू डू एज आई सेड बम्बोरा, वो उसके गर्दन की तरफ झुकता हुआ पूछने लगा। जब कोई सांसें रोके उसकी इतनी गुर्बत महसूस करने लगी, उसे ठंडे पड़ते हाथों के साथ उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो वहाँ से टच से मस भी नहीं हुआ। हसाम प्लीज़, उसका अपनी गर्दन पर लम्स महसूस करते हुए टूटे फूटे लहजे में अल्फाज में बोली, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बब्बोरा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरा सवाल इग्नोर करे। उसके कान में सरगोशी नुमा बोला। तो वह बेतरतीब होती धड़कनों के साथ हाँ में सर हिला गई, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी उस पल वो कुछ बोले। वो बस चाहती थी हसाम जल्दी से उससे दूर हो जाए। बोल कर जवाब तो वो सीधा होकर उसके चेहरे की जानिब देखने लगा। देखता वो बोला, जो हल्की हल्की रेड शेड पे वाज़ा कर रहा था, मुझे तुम्हारा सवाल ही याद नहीं, तुमने आखिर पूछा क्या था। जल्दी से उसके हिसार से निकल कर धकते कालों से बोली, जिस पर वो आबरूज खाकर उसकी तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर मूवमेंट लव बर्ड्स, लेकिन बाकी सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ तुम तो रह गए। आ जाओ। शार्प के कहने पर वो दोनों उसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराते नजर से उन दोनों को ही देख रहा था। हीर की शिद्दत से ख्वाहिश हुई ये ज़मीन फटे रोज में समाज है, क्योंकि वो किसी सूरत पे उसके प्लास्टिक हेड के सामने जाकर नहीं खड़ी होना चाहती। जाओ, मुझे उससे पहले तुम अपनी बारी करके आओ। हसाम ने उसे बाजू से पकड़ के शाहरुख की जानिब धकेलते हुए कहा, जिस पर इल्तिजाई नजर से उसकी सारा जानिब देखने लगी। शायद वो अपना जहन बदल कर खुद पहले चला जाए, तब मगर वो मसक्का खेस मुस्कुराहट अपने चेहरे पर से जाकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर आगे बढ़ कर उसके कान की तरफ झुका। ये मेरी बात ना मानने की खुद छोटी सी सजा है, इसलिए स्वीट हार्ट एंजॉय करो। सरगोशी नुमा कहकर अपने बाजू को सीने पर बांध कर खड़ा हो गया, जबकि वो आँख पगोला होते से घूरने लगी। ऐसा क्या लगता है उसे, क्या लगता है मैं ये कर नहीं सकती, अभी बताती हूँ मैं उसे। गुस्से से सोचते हुए शाहरुख की जानिब बढ़ गई, जो उन दोनों को ये फाइट करके काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वो आकर प्लास्टिक हेड के सामने खड़ी हो गई, तो शाहरुख ने उसका हौसला बढ़ाया। To succeed in this move, you need to slide 2 of your fingers under the eyeballs, try to crush inside the skull. उसके अलावा उसके ऊपर हाथ उसे प्रेशर में बढ़ाना वरना ये वर्क नहीं कर पाएगा। शाहरुख के गाइड करने पर हीर ने बिल्कुल वैसे ही किया। जिससे ही उसने आंखों को जोर से रगड़ा तो आंखें टूट गई, जिसमें से कुछ फ्लूइड निकलकर उसके हाथों पर भी बिखर गया, जिसकी वजह से उसका दिल ख़राब होने लगा। गुड जॉब हीर, तुमने मेरी क्लास में अपना फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया है।
शारब ने अपना उसका कंधा थपथपा कर कहा, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को भूल कर उनकी जानिब देखने लगी। फिर सर को हाँ में हिलाकर इशान की जानिब पड़ गई। तुमने बहुत अच्छे से किया मेरी जान, मुझे तुम पर फ़ख्र है। इशान ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। जब भी तभी असाम अपनी बारी के लिए गया और अगले 2 सेकंड्स में वो आंखों को तोड़कर अपनी जगह पर वापस आकर टॉवल से अपने हाथ साफ करने लगा। उस दौरान उसे खुद को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस किया। टॉवल रखकर उस शख्स की जानिब देखकर कोई और नहीं बल्कि हीर थी, जो मुंह खोले उसे ही देख रही थी। उसे मुस्कुराते हुए उसे हाँक मारी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर रंग बिखरने लगे और जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटा के रूम में वापस आकर ही ने फ्रेश होकर अपने कपड़े बदली और कुछ देर आराम के लिए लेट गई। थोड़ी देर सोने के बाद जैसे ही वो उसकी आंख खोली तो उसने बराबर वाली जगह को खाली पाया, तो वो अपना फेस वॉश करके कैफेटेरिया की जानिब चली गई, जहाँ लोग गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। वो अपनी मखसूस जगह पर बैठकर इशाल का इंतजार करने लगी, जिससे ही उसने शाहरुख की क्लास के बाद का नहीं देखा था। उसी पल इशाल भागती हुई उसके करीब आई। जल्दी उठो, हमें कहीं जाना है। उसे खड़ा करने की कोशिश करते हुए बोले, किधर जाना है, क्या हुआ है? हीर ने कुर्सी से उठते हुए परेशानी से कहा। जल्दी चलो हीर, सवाल मत पूछो। उनके जवाब के लिए अभी तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वो उसे खींच कर कैफेटेरिया से बाहर ले गए, लेकिन इशाल खामोश वो उसे टोकते हुए बोली और उसका हाथ पकड़ कर कैफेटेरिया के पिछले हिस्से की जानिब ले जाने लगी, जहाँ सीढ़ियाँ मौजूद थी। हीर ना समझी से उसे देखने लगी। उनके ऊपर चढ़ो, अब क्या चाहती हो? बाहों में उठा कर ले जाऊँ? इशार के कहने पर उसके पेट में पंच मारकर सीढ़ियों को क्रॉस करके ऊपर चली गई। ऊपर का इतना दिलकश नज़ारा देखकर उसके दिल ने एक पीठ पिसकी। कैसा लगा ये सब? बोला। गहरी आवाज़ उसके माथे से टकराई तो उससे झटके से पलट कर उस पीछे की तरफ देखा। तुम क्या कर यहाँ के कर रहे हो आसान? वो इशार को ढूंढने की कोशिश करते हुए पूछने लगी, जो कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं यहाँ बस तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ। उसे टेबल के जानिब इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, जो कि खुले आसमान के नीचे बहुत दिलकशी से जाएगा था और उसके आसपास लगाई गई लाइट्स उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। हीर उसे देखते ही हुए दिल में सब्र की दुआ करने लगी। जो सुकून से टेबल की जानिब बढ़ गया था, वो कुछ पल वहीं खड़े होकर उसे देखने लगी, जो अब खाना खाने में मसरूफ़ हो चुका था। फिर उसने अपने जहन में कुछ सोचा और टेबल की जानिब बढ़ गई, क्योंकि अगर वो उसके साथ गेम्स खेलना चाहता था तो वो भी उस गेम में हिस्सा लेकर उसे हराने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने मुख्तलिफ किस्म की डिशेस तैयार किए, उनमें से कोई तो तुम्हारी पसंद होगी। वो चाइनीज़ चावलों का चम्मच मुंह में डालते हुए बोला। तुमने कहा तुमने ये सब डिशेस तैयार किया, उसका मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? वो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। वो कंधे चुकाता हुआ बोला। तो वो हीर शौक से उसकी तरफ देखने लगी। तुम इतने सदमे से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा तुम उन लोगों में से हो जो खाना बनाना जानते हो। मतलब जो बात है वो बोली। हाँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं किस किस्म के लोगों जैसा हूँ? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वेल द किलिंग टाइप में भी तंजिया ऐसे में बोली, जिस पर शाम का हवा में गुंजा। तो वो mesmerized होकर उसके कालों में उभरते और मासूम होते टिम्पल्स की जानिब देखने लगी। तुम ठीक कह रही हो, मैं इसी किस्म में आता हूँ, लेकिन उसमें ज़रा कुकिंग भी ऐड कर लो। वो शौक लहजे में उसे आंख मारता हुआ, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई और खाना खाने लगी। जैसे ही बिरयानी का पहला नवाला उसके मुंह से गया तो लसीस जायके की वजह से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। आई सी दैट यू लव माई कुकिंग, ऊपर यकीन लहजे में बोला, जिस पर हीर ने चम्मच नीचे रखकर उसे पुरतपिश निगाहों से घूरा। खुश फहमियाँ लाइलाज एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। तुम्हारी शक्ल बता रही है, खुश फहमी नहीं हकीकत है। वो मज़े से खाना खाते हुए देख कर बोल। वॉट एवर, तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? वो तो जैसे पूछने लगी, क्योंकि खाना सच में ज़रूरत से ज़्यादा मज़ेदार था। मगर उसने हसाम के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटती हुई महसूस की, लेकिन जल्दी वो अपने चेहरे को हर किस्म के जज्बात से खाली कर गया। अगर उसे गौर से ना देख रही होती तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि हसाम के चेहरे पर दर्द के तासरात आकर गायब हुए थे। सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि मैंने काफ़ी पर्सनल सवाल कर लिया, प्लीज़ भूल जाओ, मैंने कुछ सवाल पूछा है था। मेरी मामा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था, वो संजीदगी से बोला। तुम्हारी मामा? वो ओह, तो कहीं तुम उनमें से तो नहीं हो जिन्हें लगता है मेरी माँ ही नहीं है? भाई तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, पेरेंट्स के बाद हम नन्हे मुन्ने कैसे इस दुनिया में आ सकते हो? सॉरी, तुम तो मैथ्स की स्टूडेंट्स हो, तुम्हें किधर पता होगा। चलो आओ, मैं तुम्हें चुप कर जाओ, ब्रेक लगाओ, इतना तो सबको पता होता है। वो अपने चेहरे को हाथों से छुपा कर लाल गुलाबी होते हुए बोली, जिस पर असाम की हंसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। तो ही ने आहिस्ती से अपने चेहरे से हाथ हटाए। तो फिर मेरी बात पर इतनी हैरान क्यों हुई हो जब मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना मेरी मामा ने सिखाया? वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहने लगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मामा होंगी। वो अपने लबों पर दांत रखते हुए मन मनाई। व्हाट? हीर उसकी आंखों में आवाज़ में शौक मैं साफ महसूस कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं जानती हूँ मुझे सही तरीके से बोल नहीं पा रही। मैं सिर्फ वो मुश्किल इतना बोलकर गोद में मौजूद अपने हाथों को देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे बताए या पूछे। वो तो तुम्हारा यहाँ का पहला का दिन कैसा कोई था? क्या तुमने इंजॉय किया? हीर ने दिल पे लाख बार शुक्रिया अदा किया जब सामने टॉपिक ही बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है ये ट्रेनिंग, लेकिन मैंने इंजॉय भी किया। मुझे यकीन है मैं आने वाले दिनों में उससे बेहतर करूँगी।
ट्रेनिंग वाला सारा दिन याद करते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई और अपना चेहरा नीचे की जानिब झुका गई। क्या हुआ? हसाम जो उसे के इतने करीब बैठा हुआ था, उसे थोड़ी सी पकड़ के उसका चेहरा ऊपर की तरफ देख करते हुए देखा। कुछ नहीं, मैं थक गई। मैं अब जाऊँ? हीर, मैंने पहले भी वार्न किया था, मुझसे झूठ मत बोलो। वैसे भी मैं तुम्हें बोलना आता ही नहीं। तुम्हारा चेहरा सब कुछ सच बता देता। अब सच बताओ, क्या मसला है? वो उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोली। तो हीर की आंखें न वहाँ लगी, क्योंकि वह नहीं कुछ समझ पा रही थी कि वो उसे बताया नहीं। उसे अपना चेहरा दूर करना चाहा, मगर हसाम ने उस पर अपनी पकड़ सख्त रखी। मेरी तरफ देखो, उसने डार्क लहजे में कहा। तो वो भीगी आंखों से उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखें देखने आंखों में देखने लगी। उसे जल्दी से उसके चेहरे पर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी। हीर, बताओ मुझे, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? वो नरमी से पूछने लगा। क्या तुम्हें मुझे सबके सामने अपनी फियांसी मानकर पछतावा हो रहा है? उसे टूटे फूटे अल्फाज में पूछा, क्योंकि आज उसने जिस तरह सारा दिन उसे इग्नोर किया था, उसे काफ़ी तकलीफ हुई थी। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ हीर, बदले में तुम मुझसे सवाल ही क्यों कर रही हो? उसका चेहरा छोड़ते हुए बोला। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है साम। तुमने सबके सामने मुझे अपनी फियांसी माना और मुझ पर से प्रॉमिस किया कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, मगर फिर अचानक से तुम इग्नोर करने लगे, जिससे मेरी इस दुनिया में मौजूदगी ही झूठ है। तुम यूँ ही मुझे मेरे इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते हसाम। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो बता दो, लेकिन मेरे साथ ये सब मत करो। हसाम, तुम प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। अगर आना है तो मुझे हर्ट मत करो। आस्की से बोलने लगी, जबकि आंसू उसकी आंखों से निकल कर उसके गालों को चूमने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो ही। वो उसकी आंखों से आंसू अपनी उंगली के पूरे से सुनते हुए बोलने लगा। मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता, और तुम ये बता बात फ़कत के साथ समझ जाओगी। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हिफाजत हर खतरे से करूँगा, और मैं यकीन करो ही मैं ऐसा ही करूँगा। तो मुझे तुमसे थोड़ी स्पेस चाहिए थी अपने दिमाग को थोड़ा काबू करने के लिए। कुछ चीज़ें थी उन्हें उनकी जगह दिखाने के लिए, और जिस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो ठीक नहीं था। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा मतलब तुम्हारे हिस्से की छुरी खाना या मुश्किलों से छुपा कर रखना नहीं है, बल्कि तुम्हें उनका सामना करने देना है, ताकि तुम आने वाले वक्त में किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करो, ना कि कायरों की तरह छुपती फिरो। तुम्हें इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखना है। अपना बेस्ट हो, क्योंकि हम जिस दुनिया से हैं, हमारी सुबह कनपट्टी पर पिस्तल या गर्दन पर चाकू महसूस कर सके हो सकती है। इसलिए हमें हर वक्त अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होता है। बाकी तुम मुझे अपने हर कदम पर साथ पाओगे, समझ आया? उसके समझाने पर उसे हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं सोचा था। उसे इतनी फिक्र हो गई है। एक और बात है, मैं वादा नहीं कर सकती तो मेरी वजह से हर्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तो मेरी वजह से बहुत बार हर्ट होगी, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वैसा ही ऐसी है। तुम्हें इस सब का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम उस सब के बावजूद भी मेरे साथ कुछ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? उसके सामने हथेली फहराते हुए पूछने लगा। तो वह सांस रोके उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने हर किस तवक्का नहीं की थी कि उसके सामने सच का मुजाहरा कर गए। भाई, ये कौन सा रऊब है अब हसाम? मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं जानती हसाम, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो। भला मैं कैसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी? वो उसका हाथ थामते हुए बोली। वो तो मुस्कुरा कर कुर्सी से उठ गया, उसे भी खड़ा करके अपनी बाहों में छुपा कर, साथ ही उसने अपने लब उसकी पेशानी पर रखे, जबकि दूसरी तरफ वो बेतरतीब होती सांसों के साथ हसाम की धड़कनों को महसूस करने लगी। उसे यह सार दुनिया की सबसे महफूज और पुरसकून जगह लगा। तब इसके दिमाग में छुपा हुआ कुछ आया, तो उसने ज़ोर से हसाम के पाँव पर अपना पाँव मारकर उसे दूर हुई। ओह गॉड, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या है? वो उसकी तरफ देखता हुआ पुरतपिश लहजे में बोला। वो सिरकती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, जिस पर हसाम के लब मुस्कुराए। तो वो उसे घूर कर नीचे की जानिब बढ़ी। उससे पहले वो सीढ़ियों की तरफ जाती, उसे कमर से पकड़ के खुद के करीब तरफ खींच गया, जिसकी वजह से उसके सीने से आ टकराई। किसी को जलन हो रही है? उसकी आंखों में देखते हुए शौक लहजे में पूछने लगी। हाँ, हो रही जलन। तो फिर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। तो हैरत से उसे देखने लगा। हीर, तुम क्या चीज़ हो आखिर? कभी कोई लड़की या लड़का नहीं मानता कि वो चैलेंज है, पर तुम? वो उसके चेहरे पर मौजूद बालों की लट को अपनी उंगली पर घुमाते हुए कहने लगा। मैं सी हूँ हसाम, मैं सच कह रही हूँ। अब मैं तुम्हें उसके आसपास न दिखूँ। उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली। ओके, ऐसे गुस्सा मत हो। आइंदा मैं उससे बात नहीं करूँगा। खुश? वो उसकी नाक को अपने लबों से छूता हुआ पूछने लगा, जिस पर वो धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखने लगी। बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आइंदा तुम्हें मैंने उसके करीब देखा तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा भी काट दूँगा। उसकी ताड़ी पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली। तो तुम्हें लगता है मेरा चेहरा खूबसूरत है? मैं बोला। तुम आखिर हो हसाम, मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ने की धमकी दे रही, और तुम्हें सिर्फ लफ्ज़ ज़रूर खूबसूरत सुनाई दे रहा है। वो खुल खिलाकर हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उसका नक्शा ख़राब नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये ब्लडी हैंडसम लगता है। उसके पास ब्राज़ील में वो उसे उसके ब्राज़ील में कहे गए अल्फाज याद करवाता हुआ वो बोला, जिस पर वो ब्लश करने लगी। कुछ भी मतलब, वो सुर्ख होते गानों से वो मुश्किल इतना ही बोल पाई।
क्या ये झूठ है? तुमने ऐसा नहीं कहा था। यू आर ब्लडी हैंडसम। जवाब दो। ओके, बहुत लेट हो रहा है ये, मैं जा रही हूँ। अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए मन मनाई। तभी आसाम खिलखिलाकर हंसता हुआ उसके माथे पर अपने लब रख के, या अल्लाह प्लीज़ मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए पर ये शख्स कभी मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने अपना सब कुछ खोया है मगर अब इंसान को खोने की ताकत नहीं है। ये तो मेरा शौहर है ना, मेरा मतलब मेरा लिबास, उसे अपने आपने मेरे लिए चुना है। प्लीज़ उसे हमेशा मेरा बना कर रखना। अगर ये बिछड़ा तो मैं सचमुच टूट जाऊँगी। उसके गर्द अपने सार का अपनी बाहों का सार तंग करके नमक से उस रब के सामने इल्तिजा दिल ही दिल में बोली, क्या हीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। हसाम की फियांसी होना कोई आसान काम नहीं है। ही इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। लेकिन जब तुम एक बार इसे समझोगे तो सब ठीक होने लगने लगा। मैं जानती हूँ तुम उससे अभी उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो, पर यकीन करो सब अच्छा होगा। इशाल के कहने पर ही ने मुझको नजरों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो सच में अभी किसी से भी हसाम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और रही कैम्प की बात, ये हर गुजरते दिन के साथ मुझसे मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वो तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका इरादा सिर्फ बेहतर बनाने का है और कुछ नहीं। इशाल ने उसकी तरफ जानिब देखते हुए कहा, तुम्हारे अल्फाज यकीन दिलाने वाले इशाल हैं है इशाल, लेकिन मैं अपने दिल से हारने का डर नहीं निकाल सकती। मैं सच्ची चाहती हूँ मैं अपना बेस्ट दूँ और तुम सबके दरमियान एक बेहतर खिलाड़ी बनो। उससे पहले वो हीर के डर का जवाब देती। दरवाजे पर दस्तक हुई। हीर जो उसके पास ही खड़ी थी उसने दरवाज़ा खोला। जहाँ एक लड़का खड़ा था जिसके बाल ब्लॉन्ड और आंखें ब्लूइश थी। उस लड़के ने बगैर कुछ कहे मोबाइल हीर के हाथ में थमा दे और खुद अंदर पड़कर इशाल से बातें करने लगा, जबकि वो हैरानी से अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगी। हेलो, उसने लब छुपाते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी दूसरी तरफ कौन है। लेकिन जैसे आयमा बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई, उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट भी कर गई। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सॉरी, मैं उन्हें कल कॉल कर नहीं कर पाई। एक्चुअली वहाज ने मुझे मना किया था। उन्होंने बोला था तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें थोड़ी स्पेस दूँ, ये वो। लेकिन अब तुम बता कैसी हो? एकदम से उनके इतने सवालों की पिछाड़ी उनकी इतनी फिक्र पर हीर की मुस्कुराहट मजीद कह रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर अभी सब अच्छा जा रहा है। मैं चैलेंजेस में अपना बेस्ट दे रही हूँ। आप बताओ कैसे हो? और मैं और वहाज घूमने के लिए बाहर आए हैं, वो हम इंजॉय करें। तुम बताओ सुहान और शाजम से मिली हो? आयमा के पूछने पर हीर ने उस लड़के की जानिब देखा जो इशाल से के जाने कौन सी बातें में मसरूफ था। उसे वो आयमा से मिलता जुलता ही लगा, क्योंकि उसकी आंखों की रंगत और बालों का कलर बिल्कुल आयमा जैसा था। जी मैं मिली हूँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो अपनी वजह से आयमा को परेशान नहीं करना चाहती थी। सच में? उन्होंने मशकूक और लहजे में पूछा। हाँ जी, गुड, दे हैड बेटर हेल्प यू और बी देयर फॉर यू। हीर अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो उसकी बात से मुतफिक नहीं है, लेकिन उस बात का ज़्यादा क्रेता नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाइयों से कहना। ओके, अब सोचो, मैं जल्दी वापस से फ़ोन करूँगी। ओके, गुड नाइट एंड योर कॉल एंड कंसर्न्स मीन अ लॉट टू मी। हैव अ गुड टाइम विद फहाद सर। फ़ोन बंद होने के बाद हीर ने मोबाइल सामने खड़े लड़के की जाने बढ़ा दी। थैंक यू, वो सेल पकड़ाते हुए संजीदगी से बोला। तो हीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। भला वो उससे शुक्रिया क्यों बोल रहा था? तुमने मोहम्मद से कहा कि तुम में से हमसे मिल चुकी और हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, इससे शुक्रिया बोल रहा हूँ। अगर तुम उन्हें सच बता देती तो कसम से मुझे और जहान को जान से मार देती। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस याद रखना, आई ओ यू। हीर ने मजाक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई विल रिमेंबर। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे किस मुसीबत से बचाया। तुम मेरी मामा के गुस्से को नहीं जानती। गुस्सा तो वो सामने वाले की ज़िंदगी और दर्दनाक बना देती। उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वैसे मेरा नाम शाजम है और मेरे ट्विन का सोहान। हम दोनों के चेहरे मिलते हैं, लेकिन इसके बाल ब्लैक है और उसकी वजह से तुम हम दोनों को आराम से पहचान सकते हो। क्या अब हम सब नॉर्मल है? हीर ने इसके साथ अपनी नज़रें झुका कर पूछा। हाँ, हम सब नॉर्मल है। वेलकम टू द फैमिली सिस्टर। जिस पर उसने दिल से मुस्कुराते हुए शाजम की तरफ देखा कर हाँ मैं सर हिला। ओके, मैं अब चलता हूँ, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, कहकर दराजी की जाने पड़ गया। गुड नाइट, वो खुशी से बोलकर दरवाज़ा बंद करके जब बस में इशाल ने उसे कहा था कि वो दोनों से इतनी जल्दी नहीं पहचानेगी या जानबूझकर इग्नोर करेगी, तो उसने हरगिज़ नहीं सोचा था कि शाहजम उसे इतनी जल्दी अपना लेगा। आज का दिन ईद के लिए बहुत प्यारा था, क्योंकि उसका फाइनली एक फैमिली होने का ख्वाब पूरा हो गया था, जो परसों पहले टूट गया था। लेकिन वो आने वाले वक्तों से भी अनजान थी। मुझे आज बॉस की कॉल आई है, वो हमारे काम से काफ़ी मुतमिन है। हाँ, सामने शाल की जानिब देखते हुए कहा, जो जिसको उसने शाजम के ज़रिए बाहर बुलाया था। मुझे ये जानकर खुशी हुई, क्या उन्होंने उसके अलावा कुछ कहा? इशाल अपने अंकल को अच्छे से जानती थी, इसलिए से उसे पता था कि उन्होंने सिर्फ उनकी तारीफ़ के लिए कॉल नहीं की होगी, इसलिए पूछने लगी, वो चाहते हैं इस साल की फाइनल रेस में मैं भी हिस्सा लूँ। लेकिन तुम इस रेस में कैसे हिस्सा ले सकते हो? वो तो वीकेंड पर है, यहाँ से तुम कैसे जाओगे? अफान भाई लोग कभी इजाज़त नहीं देंगे। जब वो खामोश रहा तो इशाल की आंखें शौक से पहली
اور میرے خدا وہ چاہتے ہیں تم یہاں سے چھپ کر نکل جاؤ۔ اس پر سامنے لمبا سانس کھینچا۔ پتہ نہیں انہیں اتنا مزہ کیوں آتا ہے جب میں پاپا کے بنائے قانون توڑتا ہوں۔ خیر وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ہیر اور شادب کے ساتھ یہاں سے نکلوں۔ واٹ؟ وہ شوق سے پوچھنے لگا۔ یہ ان کا حکم ہے، میرا نہیں، وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ سکتی ہوں وہ کیوں چاہتے ہیں، شاید ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر ہم کو لوگ غلطی سے بھی پکڑے گئے تو ہیر اس سزا کو بالکل برداشت نہیں کر پائے گی جو ہمیں افنان سے ملی۔ Well, you will surprised to know all this is for her to appear like a rebel girl who lands in trouble from time and time. اشال اس کی آواز میں مایوسی دیکھ کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سب پلان سے خوش نہیں ہے۔ حسام مجھے نہیں لگتا اس کا اختتام اچھی طریقے سے ہوگا۔ اشال نے نرمی سے کہا، اتنے برے طریقے سے بھی ختم نہیں ہوگا، ابھی تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ پاپا بھی یہاں نہیں ہے، وہ مشن کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے۔ میرے اس کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمہاری کر رہی ہوں۔ تم آگ کے ساتھ کھیرے ہو حسام، کیا مطلب ہے؟ وہ آئیبروز چکا کر بولا، ڈونٹ ایکٹ اسٹوپڈ ود می، اٹ ڈزنٹ سوٹ یو، یو آر پلینگ ود فیلنگس۔ تم نے ہیر پر اپنی فیونسی ہونے کا حق کیوں جتایا؟ یہ سب پلان میں شامل نہیں تھا۔ وہ غصے سے بولی، میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، ایسے وہ زیادہ میرے قریب رہے گی، میں سکون سے اس کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تم میرا فکر مت کرو، وہ مشن کے لیے مینٹلٹی تیار ہو جائے گی۔ تم اسے بہت طریقے سے ہرٹ کرو گے حسام، وہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی، وہ تمہیں چاہنے لگی۔ جب یہ مشن ختم ہوگا تو وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گی۔ اشارے سے گھٹتے ہوئے کہا، اور تو تمہارا کیا اشارہ اسے تب نہیں دکھ ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم صرف اس کی برائے نام بیسٹ فرینڈ ہو تاکہ تم بس اس کے آس پاس رہ سکو۔ تب بھی تو اسے برا لگے گا۔ لیکن ہمیں سب نہیں سوچنا، ہمیں حکم ملا ہے، بس اسی حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ ہماری دنیا میں جذبات اور ساتھ کوئی جگہ نہیں، ہمارے لیے ہماری ڈیوٹی ہی سب کچھ ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے۔ بس وہ سر تلچے میں ایک لفظ سے کر بولا، جب انکل نے مجھے اس مشن کے لیے چنا ہے تو میرے لیے فخر کی بات تھی کہ انہوں نے سوارے سے مجھ پر یقین کیا، اور میں خوش تھی کہ مجھے اس لڑکی سے دوستی کا کردار نبھانے کو مل رہا ہے جو کہ بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ اتنی صحیح نہیں کہ اس سے جیسا کوئی نہیں، لیکن جیسے ہی میں نے ہیر سے بات کرنا شروع کی مجھے اسی پل سمجھ آ گیا میری سچویشن کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ میں اسے ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ بہت معصوم ہے ایسا، مجھے لگ رہا ہے اس مشن کو قبول کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اوپر شانے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو فکر مت کرو عائشہ، میں اسے کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا جب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ حسام نے تحمل سے کہا، تو اپنا سر ہلا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کزن اپنے کہے الفاظ سے کبھی نہیں پڑتا۔ عجیب و غریب آواز، اس شور کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرانے لگی تو اس نے اپنے کان پر کشن رکھ کر خود کو مزید لحاف میں چھپایا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد شور کی آواز بند ہو گئی تو سکون بھرا سانس لے، کیونکہ اس کا ابھی بھی اٹھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ سکون 2 پل کا ہی تھا کیونکہ اس کی پیاری دوست اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچ چکی تھی۔ اٹھ جاؤ سلیپنگ بیوٹی، ورنہ ہم لوگوں کو ناشتے کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اشال نے کمبل کو دوسری طرف رکھتے ہوئے کہا، میں 5 منٹ بعد اٹھوں گی۔ وہ خود کا چہرہ تھا کہ میں چھپاتے ہوئے بولی، میں کب سے تمہارے اتنے پیار سے اٹھا رہی ہوں، لیکن تمہیں پیار راس نہیں آ رہا، لگتا ہے اب کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پرسکون ہو کر واپس سے سو گئی۔ اشال واپس آئے تو اس نے ٹھنڈے پانی کے بوتل ہیر کے چہرے پر خالی کر دی، جس پر وہ کھلا کر اٹھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم کتنا آرام سے اٹھ گئی ہو، اشال نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جبکہ ہیر نے گھوٹتے ہوئے اسے پر کشن اتارا تو جو کہ اشال نے آرام سے کھینچ لیا۔ منہ اس پر بستر بنا کر بستر سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بچوں کی طرح پاؤڈ بنانا بند کرو، اشال نے ہیر کو ہلکی سی گدگدی کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اٹھ گئی تو گئی تھی مگر بچوں کی طرح منہ پھیلائے ہوئے تھی۔ میں تم سے اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی اور یقین کرو اسے میموریبل بھی بناؤں گی جو تم ساری زندگی نہیں بھولو گے۔ ہیر نے سنجیدگی سے اسے دھمکایا اور اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر دیکھ کر وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تو کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ یار میں جانتی تم یہ دل سے نہیں کہہ رہے، مجھے پتا ہے، تم مجھے معاف کر دی کہ کم آن ہیر، یو کین ناٹ ہولڈ گرجز اگینسٹ یور لٹل سویٹ فرینڈ۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے چلتے ہوئے بولے، لیکن اسے کیفیٹیریا کے دوران سے اندر زیادہ دیکھ کر وہ تجسس سے اسے دیکھنے لگی کہ اندر ایسا بھی کیا ہے۔ جب ہیر کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو اسے آنکھیں بڑھ کر اندر دکھا، جہاں 2 ٹیبل آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ان کے طرف میں اسام، زحان، شاسم، نبان، طاریقہ اور آن بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہیر کو بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے۔ کوک سے کھانا ٹرے میں ڈلوانے کے بعد وہ دونوں بھی اسی ٹیبل کی طرف بڑھ کے، ایسی بھی کیا خوبصورت وجہ جو آج سب اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ اشار نے طاریقہ کے برابر خالی کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہیر خاموشی سے آ کر اسام کے برابر میں بیٹھ گئی، کیونکہ بس ایک وہی سیٹ خالی تھی۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی سے کمفرٹیبل نہیں تھی، اس کے لیے بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ کھانا کھانے لگی، مگر سب کو بغیر کھانا کھائے صرف خود کی طرف دیکھتا ہوا محسوس کیا تو اس نے چمچ کی رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ سب کی طرف سوال نگاہوں سے دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ناشتہ کریں گے، اور آج کا ناشتہ ہماری سسٹر کو فیملی میں ویلکم کرنے کے لیے۔ زحان نے ہیر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتی نظروں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔
थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा हूँ। मोहब्बत से बोली तो उसी पर उसके ने टेबल के नीचे खुद के हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। उसने सिर्फ पटाकर अपने बगल में देखा, जहाँ सांप बगैर किसी किस्म के कोई जज्बा अपने चेहरे पर दिखाए बस खाना खाने में मसरूफ था और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे अभी उसने उसका हाथ पकड़ा ही नहीं हो। एक मिनट, ईशा ने सबका ध्यान खुद की जानब खींचा। तुम दोनों ने हीर को इस वक्त क्यों नहीं पहचाना जब वो पहले दिन आई थी? तुम जानते हो, हम पहले उसे जानते नहीं थे और फिर हमने कोशिश की। सुहान ने अपनी बात समझाना चाह रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बोली। कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ कि फाइनली तुम लोगों ने मुझे फैमिली का हिस्सा मान लिया है। हीर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा, जबकि ईशा ने जांच किया कि उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। हसाम, मेरा हाथ छोड़ो, देखो यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ सब है, अच्छा नहीं लगता। वो हल्का सा कान की जानिब झुक कर नर्वस होते हुए बोले, कोई नहीं देख नहीं तो नहीं पा रहा, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए सुकून से बोला, जिस पर लपेट के रह गई। लेकिन हसाम, हीरे की लफ्ज़ और कहा ना, तुम्हारा हाथ टेबल के ऊपर रख कर पकड़ूंगा, फिर बोलती रहना जो बोलना है, क्योंकि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले सामने तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। उसने हल्की आवाज़ में वार्न किया था। वो खुश्क होते लबों पर जुबान फेरने लगी। उसी पर उसकी तवज्जो शाज़म की बात ने खींची। हम दोनों ही शौक में थे कि हमारी अब एक अडॉप्टेड सिस्टर है। उसी हैरत में उस बात से उससे बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ ये कोई अच्छा एक्सक्यूज़ नहीं है, पर हम गलती की समझ गए हैं और हमें एहसास है कि हीर हमारी छोटी बहन से जैसे जिसका ख्याल है हम दोनों अपनी जान से भी ज़्यादा रखेंगे। कोई भी मुसीबत या मुश्किल हो, ये हम दोनों के हमें हमेशा अपने साथ हर कदम पर पाएगी। उसके कहने पर शाल ने हाँ में सर हिलाया। हर्ट हर एंड यू विल हैव डील विद मी। वो फिर उन दोनों ने धमका कर खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। जब सब गुपशुप करते हुए नाश्ता करने लगे, जबकि हीर भी अपने हाथ को शाम के रहम करम पर छोड़कर दूसरे हाथ से खाना खाने लगी। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका बायां हाथ हसाम की तरफ था। अगर दायां होता तो वो पक्का वहाँ मौजूद सब लोगों से मशकूक नज़र से देखते। नाश्ता करने के बाद वो सब लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए। यूँ अकेले बैठ कर क्या सोच रहा है, जो सोचा जा रहा है, जो ख्यालों की बात में खोया बताई। शाल के पूछने पर होश की दुनिया में आया। कुछ खास नहीं, बस रईस की बात के बारे में पुरसकून लहजे में बोला। क्यों, हारने से डर लग रहा है? वैसे भी मैंने सुना है एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ होगा जो खेलता ही जीतने के लिए है। हीर ने उसके बराबर बेंच पर बैठते हुए कहा, तुम जानते हो हार लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं आया था, क्योंकि हसाम वजदान ने उनमें हमेशा जीतना सीखा। मुझ पर यकीन लहजे में बोला, और अगर कभी हार कहे तो वो तो से पूछने लगे, नामुमकिन है। फिर भी उसने अक्साया, उस हार को आखिर लम्हे में जीत में बदलना होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हार का मतलब मौत है, जो मुझे हर की कबूल नहीं। वो बेतमाद लहजे में कहकर बेंच, क्या तुमने हम हीर को हमारे प्लान के बारे में बताया? उससे पहले वो कुछ कहती, वो बात बदल गया। हाँ, पहले तो वो खौफ से लाल पीली हो गई थी, मगर मुसलसल समझाने पर अब वो रिलैक्स और हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। वो सांस खींचते हुए बोले, गुड, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट। को कहकर एक लम्हे रुक गया। इशाल, शुक्रिया यार, अगर तुम नहीं होती तो यकीनन मुझे हीर को ज़बरदस्ती खुद के साथ ले जाना पड़ता। अभी वो तुम्हारे कहने पर आराम से मान गई है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा मेरा फ़र्ज़ था। वैसे तुम आज कौन सी गाड़ी चलाने वाले हो? मैंने और शादम ने कारलर से बात कर ली है, वो हमारी गाड़ियाँ रात 10 बजे ले आएगा। मैं अपनी नई सिल्वर मर्सिडीज चलाने वाला हूँ, जबकि शादम ब्लैक पोर्श। तुमने उसे मेरी गुलाबी आरडी लाने को क्यों नहीं कहा? वो पाउट बनाकर पूछने लगी, तुम चाहती हो रेस के दौरान हमारा मजाक बन के रह जाए? वह शौक लहजे में पूछने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। वो उसे धमकाते हुए बोले, वो बिल्कुल, ओह बिल्कुल ऐसा ही इंजाम जैसे तुमने शारफ भाई की क्लास में मुझे जानबूझ कर पंच मारते हुए कहा कि उसने आबरू चुकाकर पूछा, तुम क्या बात करें? मुझे कुछ याद नहीं। वो मासूमियत से बोली, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने तो करना मत। मैं अच्छे से जानता, तुमने जानबूझकर मारे थे सबक सिखाने के लिए। उसे घूरते हुए बोला, वाह, तुम कजन्स कितने अच्छे से जानते हो मैं एक दूसरे को। लेकिन मैं सीरियस हूँ, अगर तुम्हारी वजह से उसका दिल टूट गया, उसको तकलीफ हुई, कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों अपना मिशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसका क्या कसूर है? वो बहुत मासूम है प्यार, तुम्हें उसकी फीलिंग्स का हमेशा ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा हाल करूँगी। तुम आजकल कुछ ज़्यादा तुम क्या नहीं देने लगे मुझे ख्याल। उसके कहने पर महज कंधे झुकाकर रह गई। ओके, अब मैं चलती हूँ, जाकर हीर को देखूँ ताकि हम दोनों रात के लिए तैयार हो सके। मुझे यकीन है अभी वो कमरे में जाकर सो गई होगी, क्योंकि आज की ट्रेनिंग काफ़ी थका देने वाली थी। ठीक है, वो कहकर अपनी बिल्डिंग की जाने बढ़ गई। ठीक है, मैं अभी शायद को देखता हूँ। और हाँ, ड्रेस को ये ब्लैक है, वो उसे याद दिलाते हुए बोला, जिस पर वो हाँ में सर हिलाकर दरवाजे को क्रॉस कर गई, जबकि वो भी अपनी बिल्डिंग की जाने अंदर बढ़ गया। 10-15 से के दौरान पिछले गेट के 10 से 10-15 के दौरान पिछले गेट के दरवाजे पर गार्ड मौजूद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये उनके डिनर का वक्त है, उनके लौटने से पहले हमें वहाँ से निकलना होगा। शाज़म ने हसाम के साथ लड़कियों के एरिया की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वहाँ शदीद खामोशी था।
जिसका मतलब था सब अपने कमरों में आराम करें। हाँ, तुम फिक्र मत करो, उस वक्त के दौरान वहाँ से निकल जाएंगे। हसाम हामी बढ़ते हुए शाल और हीट के कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वैसे हमें इंस्ट्रक्टर इस दिल दहलाने देने वाली खामोशी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। शासम ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सही कहा, बेचारों की हड्डियां तक इस प्रैक्टिस करवाते हैं कि सब अपने कमरों में जाकर सोने की नीयत से लेट जाते हैं। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जहाँ दोनों लड़कियां बिल्कुल तैयार खड़ी थी। हाँ, सामन दोनों के देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि सिक्योरिटी को 2 मज़ीद गाड़ियों का अरेंज करवाना चाहिए। वो शरारत से उन दोनों की जानिब देखते हुए बोला, कि जो कि नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लगती थी। हीर ने सिल्क वाइट जिम सूट, जिसका जबकि शान ने ब्लैक पहना हुआ था। दोनों ने हल्का मेकअप करके अपने बालों का लाइट कर्ल कर डाल करके खुला ही छोड़ दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा इडियट? ईशान ने साशम के कंधे से पर पंच मारते हुए कहा, यही कि तुम चुड़ैल लग रही हो। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तुम्हें देख कर खौफ से मेरा दिल बंद हो गया। तो वो संजीदगी से बोला था। शाह ने आगे बढ़कर उसके बालों में अपना हाथ फेर कर उसका बाल ख़राब कर दी। ये क्या कर रही हो? बुखलाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। लेकिन क्योंकि उस बेचारे ने बहुत मेहनत से अपने बाल बनाए थे। अगर मैं चुड़ैल लग रही हूँ तो तुम जिन्नों के सरदार लग रहे हो। महाराजा वो गुस्से से बोली। तो शासम ने सखूर कराया कि हाँ, खुद जो महारानी हो चुड़ैलों की, तो मैं महाराजा ही लगूंगा। वो अपने बालों को बनाता हुआ एक लफ्ज़ से बाकर बोला, तुम क्या ढूंढ रहे हो? हसाम को कमरे में आकर सीधा अलमारी की तरफ जाकर उसमें कुछ ढूंढते देखकर अपने हाथों को मसलते हुए नर्वस होकर पूछने लगी। तभी वो जैकेट पकड़ उसके करीब आया। बगैर उसे कुछ बोलने का मौका दिए वो उसे पहनाने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। जो ब्लैक जीन्स और शर्ट से उसके ऊपर वो जैकेट पहने दिल की धड़कने रोक देने की हद तक हैंडसम लग रहा था। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो बैमुला। वो उसे जैकेट पहनाकर उसके कान में सरकोशी नुमा बोलकर उसके कान की लू को चूम गया, जबकि वो बेतरतीब होती सांसों से उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। तो ये था आज के नॉवल के नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबका नॉवल? कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, ताकि इस नए नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।